इस वीडियो को आप लोग अच्छे से एंजॉय करिएगा और फिर आप लोग को जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो फ्री टेस्ट एंड क्विज वाले सेक्शन में आप लोग जाइएगा। तो बहुत सारे आप लोगों को टेस्ट एंड क्विज यहां पर मिल जाएंगे जो कि फ्री हैं, तो आप लोग उनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। बहुत सारी प्रैक्टिस भी आप लोग की होती ही नजर आएगी। तो वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस भी हैं सारी की सारी। जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यूपीएससी स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए, तो आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। और टकटकी लगाकर लेक्चर को एंजॉय करिएगा यार, बहुत ही प्यारा सेशन रहने वाला है। पुराने सेशन किस किसी ने देख लिए हैं तो जो कोई पुराने सेशन देखकर चल रहा है तो उसके लिए तो मजा आने वाला है। बाकी जिस किसी ने नहीं देखे हैं तो रेगुलर देखकर चला करो। ये वीकली वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाती है इसी चैनल के ऊपर में। तो ये आप लोगों की इस महीने यानी कि अप्रैल की आप लोगों की कंप्लीट लास्ट वीक की वीडियो आप लोगों को नजर आती है, जिसमें 1-2 दिन मई के भी आप लोग कवर कर दिए गए हैं। तो आइए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लव यू ऑल, शानदार तरीके से एंजॉय करिएगा बहुत ही पेशेंस के साथ में। टक पॉलिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है और इसको लो हैंगिंग फ्रूट भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा सेक्शन जहां से आप लोग के क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से करेक्ट हो जाते हैं। पर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी होते हैं जो वैसे इजी नहीं रहते हैं पर लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाते हुए नजर आते हैं। तो एक ऐसे ही केस के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, जो कि आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई साहब माटो केस क्या है, तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर, तो फिलहाल क्यों न्यूज में है, सारी बातें हम लोग जानेंगे। इस न्यूज के ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि इस न्यूज के अंदर में मैं 3 टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों से। एक तो माटो केस क्या है, दूसरा यहाँ पर सेंटेंसिंग रिव्यू बोर्ड क्या काम करता है, और तीसरा प्रीमेच्योर रिलीज क्या है और क्यों फिलहाल अभी न्यूज में आ गई है। तो इस पर्टिकुलर केस को पहले मैं आप लोगों का बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर आप लोग एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि ये दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों अभी ऑर्डर दिया था, मतलब रिसेंटली अभी ऑर्डर दिया गया था इसको रिव्यू करने के लिए। तो ये मुद्दा क्या निकल कर आया था। माटो एक पर्टिकुलर लॉ स्टूडेंट थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी माटो। तो प्रियदर्शनी माटो जिसका ब्रूटल रेप किया गया था और फिर मर्डर किया गया था 1996 में, और जो ये हरकत करने वाला इंसान था उसका नाम था संतोष कुमार सिंह। तो संतोष कुमार सिंह ने जब ये हरकतें की तो यहां पर उस इंसान को पकड़ा गया, और उस इंसान को जब पकड़ा गया तो यहां पर उसको उस पर्टिकुलर केस में ट्रायल कोर्ट के अंदर में उसको सजा सुनाई गई। फिर हाई कोर्ट के द्वारा 2006 में उसको डेथ सेंटेंस दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि डेथ पेनल्टी को कम्यूटेट कर दिया। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है 2006 से अगर काउंट करें 2026 तक का अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो ये उससे पहले भी यहाँ पर 1999 में जेल में गया था। तो ये माना जा रहा है कि लगभग ये इंसान जो है एक अच्छा खासा ड्यूरेशन जो है वो जेल के अंदर में बिता चुका है। तो यहाँ पर जब कोई इंसान जेल के अंदर में बिता लेता है तो यहाँ पर उसने लगभग 30 साल जेल के अंदर में अपने बिता दिए हैं। तो फिलहाल उसके इस पर्टिकुलर जेल के अंदर में बिताए गए टाइम को रिव्यू करते हुए उसको रिलीज करने की बात की जा रही थी। पहले भी हालांकि बात की गई थी कि इंसान को रिलीज कर दो, काफी दिनों से जेल के अंदर में बंद है, और यहाँ पर उसका व्यवहार देखा जाता है कि कैसे वो व्यवहार कर रहा है जेल के अंदर में, किस तरीके की अगर पेरोल वगैरह या बेल वगैरह मिल रही है तो क्या उनकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट में नहीं है फर्दर ये यहाँ पर। और यहाँ पर एज को भी ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो यहां पर उसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने रिव्यू बोर्ड से कहा कि रिव्यू किया जाए इस पर्टिकुलर पिटीशन को फिर से यहां पर, ताकि प्रीमेच्योर रिलीज किया जा सके, यानी कि जो डेथ सेंटेंस मिला हुआ है उस डेथ सेंटेंस को कंप्लीट करने से पहले ही उसको यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है कि पूरी उम्र जो है इंसान को जेल में रखा जाए, पर लेकिन यहां पर उसको फिर से रिलीज करने की बात यहां पर चल रही थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मुद्दा सामने निकल कर आया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट यहां पर इस चीज को यहां पर बेसिकली रिव्यू कर रहा है, डिनायल ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज, तो जिसकी वजह से ये न्यूज में आया था। तो प्रीमेच्योर रिलीज क्या है, तो यहां पर इंसान को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो उसका डेथ सेंटेंस फिर उसका जो है कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने नॉर्मल सेंटेंस लाइफ इंप्रिजनमेंट में। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट भी अब पूरा नहीं करने दिया जा रहा, उसको रिलीज करने की बात की जा रही है। तो अर्ली रिलीज कर देना अपना कंप्लीट करने से पहले ही जो उसको यहां पर सजा मिली हुई है, तो इसको प्रीमेच्योर रिलीज कहते हैं। जैसे नहीं बच्चा पैदा होता है, प्रीमेच्योर पैदा हो गया यार, ठीक है, फिर उसको शीशे में रखते हैं, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कोई राइट नहीं है, ये एक तरीके की डिस्क्रिशनरी रिलीफ है उस इंसान के नेचर को ध्यान में रखते हुए, तो ये पावर दी जाती है। हमारे संविधान के अंदर में अगर आप लोग देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पावर देता है पार्डन, रिव्यू, रिप्राइव, रिमिशन, यानी कि यहां पर छूट दी जाती है अगर कोई इंसान उसकी चीजों को देखते हुए, तो ये प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 72 में, और गवर्नर के पास में पावर होती है आर्टिकल 101 के हिसाब से,
जो कि यहाँ पर इन चीजों पर काम करता है। और हमारे देश के अंदर में जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर थे, या यहाँ पर सेक्शन इसका देखोगे आप लोग, यहाँ पर ये भी रिमिशन और कम्युटेशन के बारे में बातें करते हैं, यानी कि दंड में कमी करना, दंड को परिवर्तन कर देना। नॉर्मली जो डिसीजन होता है ये स्टेट गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ केसेस में यहाँ पर लेती हुई नजर आती है, और रोल ऑफ द जुडिशरी आता है रिव्यू करने के लिए इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डिसीजन पर नहीं, ये रिव्यू करते हैं कि भाई सही है या गलत है, और फिर उसके बेसिस पर ये अपना डिसीजन सुनाते हुए नजर आते हो। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कैन नॉट वायलेट जुडिशियल सेंटेंस फ्रेमवर्क, यानी कि जुडिशियल सेंटेंस फ्रेमवर्क को वायलेट ना करता हो और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हो, तो तब जाकर ये डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। तो ये पर्टिकुलर केस इसलिए यहाँ पर ये न्यूज में आप लोगों को देखने को मिला था। इसमें जो बोर्ड है यहाँ पर, ये बोर्ड रिव्यू करता है इसको कि भाई सेंटेंस जो है उसका फिलहाल जो है रिलीज कर देना चाहिए या उस इंसान को कंटिन्यूअसली इसी के अंदर में रखना चाहिए। तो इसलिए ये बोर्ड भी आप लोग का न्यूज में आ जाता है। तो इसको सेंटेंसिंग रिव्यू बोर्ड और यहाँ पर SRB के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो पर्टिकुलर बोर्ड होता है इसके अंदर में जो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल जो प्रिजन होते हैं यहाँ पर, यानी कि जो नहीं एक तरीके जेल की अथॉरिटी होती है, या पुलिस कमिश्नर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ये सारी हायर अथॉरिटी होती है इसके अंदर में, जो उस इंसान को रिव्यू करते हैं जिस इंसान ने यहाँ पर ये हरकतें की थी और जो जेल के अंदर में बंद था। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो कल को पूछे कि माटो केस में यहाँ पर माटो कौन है, तो उस लड़की का नाम था जिसके साथ में ये दुष्कर्म हुआ था, तो इसका नाम था प्रियदर्शनी माटो, जिसके नाम पर ये केस का नाम निकल कर आता है। तो 72 और आर्टिकल 161, और यहाँ पर ये कोई ये क्वेश्चन पूछ लें क्या ये अधिकार है कि प्रीमेच्योर रिलीज कर देना, तो ये अधिकार नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है एक तरीके का यहाँ पर, यानी कि अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर इसको एक तरीके से विवेक का इस्तेमाल करके कि हाँ इंसान सुधर गया है तो यहाँ पर उसको रिलीज करने की बात की जाती है, ना कि ये कोई अधिकार रहता है। समझ में आ गया पूरा का पूरा। तो इंपॉर्टेंट था टॉपिक, आर्टिकल भी थे इसके अंदर में और डिफरेंट एंगल भी था, तो हल्का सा आप लोग को आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। गवर्नमेंट स्कीम आप लोग को पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग इसके बारे में आइडिया होना चाहिए जब भी हम लोग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर अब की बार जो स्कीम न्यूज में है उसके ऊपर नजर डालते हैं। इंटरेस्टिंग स्कीम है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम लोग कभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D पर ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं। तो हमारे देश के अंदर में उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम TDIPS, तो ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव जिसमें टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक साथ चलेंगे, यानी कि अगर कोई नवाचार इनोवेशन करता है उसको कमर्शलाइजेशन यानी कि व्यवसायीकरण में कन्वर्ट करके औद्योगिक इंडस्ट्रियल टेक के थ्रू यहां पर अडेप्ट किया जाएगा। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ेंगी, नए नए स्टार्टअप बढ़ेंगे और रिसर्च बढ़ेगा देश के अंदर में। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग सेल्फ रिलायंस बनेंगे, ग्लोबल कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो फाइनेंशियल सपोर्ट यहां से दी जाती है इस सिस्टम के थ्रू। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट है टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाएगी। तो ये फंड आप लोगों को यहां पर इस स्कीम के तहत में देखने को मिलता है। तो यूनियन मिनिस्टर जो है यहाँ पर ज्योतिरादित्य जो साहब हैं यहाँ पर, उनके द्वारा टेक्नोलॉजिकल ये यहाँ पर एक तरीका सिस्टम लेकर आया गया, जो कि यहाँ पर TDIP यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। तो ये स्कीम यहाँ पर इन चीजों को स्ट्रेंथन करेगी देश के अंदर में। तो एक अच्छा तरीका होता है, खासकर अगर इन्वेस्टमेंट मिले तो बहुत सारे स्टार्टअप नए निकल कर आए। इसके ऊपर में स्टार लगाना, रिवर बेसिन मैनेजमेंट अथॉरिटी। सबसे पहले यहां पर ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अगर कोई बोले रिवर बेसिन, जैसे आप लोग वॉश बेसिन बोलते हैं ना जिसमें कपड़े आप लोग धुलते हैं, तो वॉश बेसिन हो गया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर पानी जाता है, तो ये इतना जो एरिया होता है ये आप लोग का वॉश बेसिन कहलाता है। ऐसे ही आप लोग की जो नदी चलती है, यहाँ पर कोई नदी चलती है, तो एक तो मेन स्ट्रीम है जहां तक वो बह रही है, पर लेकिन कभी कभी पानी बढ़ जाता है तो वो दूर तक जाती है। तो ये सारा का सारा एरिया यहाँ पर इसका बेसिन वाला एरिया कहलाता है। तो रिवर का जो बेसिन मैनेजमेंट है, तो यहां पर उसको मैनेज करने के लिए सेंटर के द्वारा 100% पैसा दिया जाएगा इसके अंदर में। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डेवलपमेंट जो यहां पर ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन, इसका एम यह है कि भाई इंटीग्रेट करे इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट वाटर से रिलेटेड रिवर बेसिन को ध्यान में रखे, और ब्रह्मपुत्रा, बराक रिवर, तीस्ता रिवर और इंडस रिवर का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पर ये फोकस देने वाला है ये पूरा का पूरा स्कीम, ना कि गंगा रिवर के बारे में यहां पर बात किया जाना है। तो इसके लिए यहां पर लॉन्च किया गया 26-27 से लेके यहां पर 30-31 तक का ये स्कीम आप लोग की देखने को मिलेगी, जिसमें लगभग 2183 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किस चीज के लिए? ताकि कहीं बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, या फिर कहीं पर यहां पर इरोजन हो रहा है यानी कि कटाव हो रहा है चीजों का, इरिगेशन सिंचाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जल विद्युत योजना, और इकोलॉजी कंजर्वेशन के लिए यानी कि पारिस्थितिक संरक्षण भी इसके अंदर में किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी स्कीम आप लोगों को पूरा सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर चीजों के तहत में।
तो फिर से कह रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है इसको लेकर यहां पर कि कौन सी स्कीम है, किस लिए बनाई गई और किसके लिए बनाई गई। तो 4 नदियां प्रायोरिटी के बेसिस पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, तो इसलिए भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां से बन सकता है। देखो वैसे तो स्कीम काफी इंपॉर्टेंट होती है कई सारी, पर इसके ऊपर में थोड़ा स्टार लगा लेना, क्योंकि यहां से इस वाले सेक्शन से पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये सेक्शन आप लोगों को न्यूज में भी देखने को मिला था जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर एक कानून देश के अंदर में लेकर आएगा कि अब वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, यानी कि जैसे मैं मेल हूं तो मैं फॉर्म भरूंगा, कोई उसमें मेल लिख दूंगा, मुझे कोई चेक करने नहीं आएगा कि मैं मेल हूं फीमेल हूं। यहां पर सेम लड़कियों के लिए है, वो फीमेल लिख देंगी, कोई चेक नहीं करेगा, पर लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को चेक करने के लिए उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उनको यहां पर अपने आप को डिफाइन करने के लिए। तो उसकी वजह से वो कानून जो है काफी कंट्रोवर्सी में रहा था। तो उसी से रिलेटेड यहां पर कम्युनिटी से रिलेटेड एक स्कीम भी है जिसको इस्माइल बोला गया। तो इस्माइल यानी कि मुस्कुराइए, तो कौन सी ये पर्टिकुलर स्कीम है, इसको इस्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट मार्जिनलाइज इंडिविजुअल, यानी कि ऐसे लोग जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है समाज के अंदर में, जो वंचित होते हैं, तो उनके लाइवलीहुड यानी कि उनके लिए कोई आजीविका होनी चाहिए, एंटरप्राइज या फिर यहां पर उनका कोई उद्यम होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस चीज को यहां पर कंप्लीट करता हुआ नजर आता है। अब कोई पूछे भाई किसके लिए स्कीम, तो 2 लोगों के लिए, एक तो है ट्रांसजेंडर और दूसरा है पर्सन इंगेज्ड इन बेगिंग, यानी कि जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, यानी कि एक तो किन्नर हिजर और दूसरे भिखारी। तो किन्नर हिजरे भिखारी इसके अंदर में इनको कवर किया जाएगा और इनको इनका पुनर्निवास किया जाएगा, यानी कि इनको रिहेबिलिट किया जाएगा और इंपावर किया जाएगा। ग्रुप को रिहेबिलिट करने के लिए कोई स्किल सिखाई जाएगी कि भीख मांगना छोड़ दें, यहाँ पर इनको कोई ना कोई एक तरीके से पेंशन वगैरह स्कीम के अंदर भी डाला जाएगा और समाज में इनका इंक्लूजन किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके तहत हम लोगों ने थर्ड जेंडर मानना स्टार्ट किया था 2014 में, जिसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला एक्ट आप लोग उसको जजमेंट आप लोग बोलते हो। उससे पहले हमारे देश के अंदर में मेल और फीमेल हुआ करते थे, पर लेकिन 2014 के बाद में हमारे देश के अंदर में मेल और फीमेल के साथ में थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर भी हम लोग काउंट करने लगे। तो उसके चलते यहां पर ये सारी की सारी चीजें आगे निकल कर आई। तो आज की डेट में जो हम लोग बातें करते हैं ये इसी से निकल कर आया। इसके बाद में इनके लिए कानून बने, इनको अधिकार दिए गए। तो यहां पर अब स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट यानी कि छात्रवृत्ति, कौशल विकास, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड, गरिमा ग्रह के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था किसके रिलेटेड है, वो इन्हीं के रिलेटेड है। प्रोटेक्शन सेल बनाई जाती है, पोर्टल हेल्पलाइन सेंटर बनाए जाते हैं, कोई इनके साथ में कोई दुर्व्यवहार न करे। तो ये इस्माइल स्कीम इस सेक्शन के लिए आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि स्टार लगा लेना यार, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्कीम है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर हम लोग बात करेंगे शासन प्रशासन के बारे में, यानी कि सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है, अलग अलग मिनिस्ट्री की वेबसाइट एप्लीकेशन रहता है या अलग से किसी अलग सेक्शन के लिए कोई अलग से इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाते हैं, वो सारे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है तो आप लोगों को समझ में भी आएगा, समाज से रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी बातें यहां पर। स्टार लगा लेना यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में, लिख कर दे देंगे MBA क्या है, यहां पर MBA के सामने N लगा दिया, एप्लीकेशन 2.0। तो यहां पर इसको नशा मुक्ति भारत अभियान बोला जाता है। तो यहां पर इससे रिलेटेड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया ताकि जो भी नशे के आदी लोग हैं यहां पर उनको ध्यान रखा जा सके। और इसके बारे में बात की जा रही है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, जिसको NAPDDR आप लोग बोलते हो। तो ये हमारे देश के अंदर में नशा मुक्ति भारत अभियान लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये कोशिश ये करता है कि भाई देश के अंदर में जो यूथ है उसको यहां पर एंटी ड्रग कैंपेन चलाए जाएं। यानी कि जैसे नहीं आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के अंदर में तो ओए नंदू भाई साहब वो वाला आता है कि बीड़ी सिगरेट के ऊपर पैसे खर्च कर रहा है, तो ऐसे यहां पर टबैको के ऐड आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान के द्वारा भी आप लोग को याद होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में जब आप लोग जाते हो पार्ट 4 के अंदर में, बताइए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो इसके अंदर में एक आर्टिकल है 47, ये गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि जनता की हेल्थ का ध्यान रखिए। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है यहां पर। तो आर्टिकल 47 इसमें यहां पर सरकार को बोलता है कि भाई इसके बारे में आप लोग ध्यान रखो। तो यहां पर किस तरीके से उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो नशे के आदी हो गए ताकि उनका नशा दूर किया जा सके, और सिटीजन पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशन यानी कि जो भी संस्थाएं हैं वो भी इसको मॉनिटर करें। और सबसे खतरनाक चिंता जो मुझे यहां पर देखने को मिलती है कि अगर कोई लड़का नशे का आदी हो जाता है तो पूरा परिवार उसको यहां पर नशा छुड़ाने के लिए आतुर हो जाता है कि नशा छुड़वा दो, और यहां पर उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल देते हैं
पर लेकिन अगर लड़की नशे की आदी हो जाए तो भाई उसको छुपाने की कोशिश की जाती है, तो लड़कियों के लिए यहां पर उतनी सर्विसेज एक्सेस नहीं हो पाती है, तो ये भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो सिटीजन सेंट्रिक है, डेडिकेटेड एक्सेस है यहां पर, इसका पर्टिकुलर सबको यहां पर जो भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं रियल टाइम में मॉनिटर की जाती है, डी एडिक्शन सेंटर बनाए जाते हैं, फीडबैक लिए जाते हैं यहां पर, डिजिटली अब चीजें देखने को मिलेगी तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, पब्लिक की हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ेगा और इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रेंथन होंगे यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के तहत में। ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है यहां पर, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो यहां पर ये मिनिस्ट्री भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो रेगुलर वीडियो आती है उसमें मैंने आप लोगों से काफी डिटेल में कवर किया था। प्रोजेक्ट दंतक जो है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट था, जो कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर में ये न्यूज में आ गया था जब इसका 66वां दिवस सेलिब्रेट किया गया। आप लोग ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं ब्रो, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है बताइए जरा। ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोजेक्ट दंतक स्टार्ट किया गया था, ये अप्रैल 1961 के अंदर में भूटान के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचे का विकास करने के लिए, रोड कनेक्टिविटी, समाज में डेवलपमेंट के लिए, ताकि भूटान के अंदर में जो भूटान के लोगों को फायदा पहुंच सके। आप लोग कहोगे हम लोग क्यों भूटान के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं? भाई हम नहीं करेंगे तो चाइना करेगा, चाइना फिर वहां पर आकर फायदा उठाएगा, भूटान की नदियों से अपना बिजली बनाएगा, फिर वहां पर अलग अपना कनेक्टिविटी करेगा, उसकी धरती को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो रोड बनाना, हाईवे बनाना, एविएशन यानी कि एयरपोर्ट, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट करना, मॉडर्न जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, डिजास्टर कोई आता है लैंडस्लाइड, क्योंकि ये हिमालयन रीजन में है भूटान, तो ये सारे की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो भूटान एग्जैक्ट लोकेशन हो गई, यहाँ पर आप लोगों को नेपाल देखने को मिल रहा है, तो यहां से हमारे हिमालयन रीजन है, जो हिमालयन पर्वत है, तो उस रीजन में आप लोगों को भूटान देखने को मिलता है। कई सारी नदियां भी आती हैं यहां से होते हुए, तो इस रीजन के अंदर में हमारे देश का ब्रो काम करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ध्यान रखना। और आप लोग को याद होगा मैंने यहां पर ये बोला था ये अकेला कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अलग अलग प्रोजेक्ट हमारे देश के अंदर में ब्रो के द्वारा चलाए जाते हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो यहां पर जैसे हिमांक हो गया, इसी के साथ में यहां पर ब्रह्मांक हो गया, तो यहां पर ऐसे ही आप लोगों को यहां पर दंतक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, पुष्पक देखने को मिलता है, सेवक आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे जिनके आगे इस तरीके का अक करके आएगा आप लोग यहां पर शिवालिक हो गया। तो सब में अगर देखोगे के मतलब एक आधे को छोड़ के यहां पर के यहां पर के, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं तो आप लोग को डाउट नहीं रहेगा कि हाँ किस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो वैसे ही है, हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% है, पर हाँ थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ये भूटान के लिए, तो भूटान के बारे में ध्यान रखना। ऑप्शन में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार दे सकते हैं, तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर अभिलेख पटल पोर्टल। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड, और पटल मतलब जैसे बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं जैसे। तो ये एक तरीके का पोर्टल यानी कि वेबसाइट लॉन्च की गई हमारे देश के अंदर में, और इसके अंदर में 7 मिलियन के करीब आप लोग को डेटा रखा हुआ मिलेगा ऑनलाइन, जो आप लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वन नेशन वन आर्काइव एंडलेस हेरिटेज। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब के द्वारा इसके बारे में जिक्र किया गया था कि आज की डेट में ऑनलाइन कहीं से भी अपने देश की चीजों को आप लोग एक्सेस कर सकते हो। जो रिसर्च करना चाहता है वो रिसर्च कर सकता है, जो यहां पर कोई भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। तो इसका मतलब था डिस्कवरी, लर्न और प्रिजर्व। तो ये एक ही जगह ऑनलाइन सारी चीजें इकट्ठी कर दी गई इस पटल के ऊपर में, इस पोर्टल के ऊपर में। और ये काम किया गया नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर देखने को मिलता है। तो ये डिजिटाइज कर देना इंडिया के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को, 7 मिलियन यानी कि 70 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इजिली स्टूडेंट, रिसर्चर या कोई जर्नली पढ़ना चाहता है तो वो ऑनलाइन कहीं से भी कंटिन्यूअसली मैसिव डेटा को एक्सेस कर सकता है यहां पर। तो ये फायदा क्या है भाई, जैसे पुराने टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में आग लगा दी गई थी, बताइए किसने लगाई थी? तो सारी की सारी चीजें जल गई थी। तो कल को चलकर ऑनलाइन सारी चीजें अगर डाल दी जाती हैं तो ये हमेशा पड़ी रहेंगी, यहां पर आने वाली जनरेशन भी इनको एक्सेस कर पाएगी। तो ये इसलिए यहां पर एटलीस्ट नॉलेज कभी बर्बाद नहीं होगी। तो इसके चलते डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाता है बहुत सारी चीजों का। तो उसके लिए अभिलेख पटल ये आप लोग जरूर याद रखना, क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्यों बनाया गया है, और ये इसकी वजह से न्यूज में भी था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का एक पूरा ढांचा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहां। वैसे ये पहले भी कई बार न्यूज में रह चुका है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर से ये न्यूज में देखने को मिला था, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला सेंटर को रिप्लाई करने के लिए कि इलोन मस्क का जो एक्स यानी कि ट्विटर है यहां पर, उसको मैंडेटरी मेंबर बनाया जाए सहयोग पोर्टल का। रीजन क्या है भाई, एक्स यानी कि ट्विटर के ऊपर में किसी न किसी के द्वारा कुछ भी लिख दिया जाता है, वो चीजें ट्रेंड करने लगती है, और कई बार उसका समाज के ऊपर में काफी इंपैक्ट पड़ता है। और वो एक तरीके से समाज के अंदर में ऐसा सिस्टम देखने को मिल रहा है कि लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूशन यानी कि पुलिस या फिर जुडिशरी पर कम विश्वास कर रहे हैं, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए
फोटो खींच रहे हैं, पिक्चर एक तरीके से फोटो खींच रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं और उनको ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर डाल दे रहे हैं और वो वायरल हो जा रही है। तो कई बार यहां पर कई सारे लोगों को नुकसान झेलना पड़ जा रहा है, कई सारे लोगों की इंसल्ट भी होती नजर आती है। अगर कोई फेक न्यूज वायरल हो जाए तो अलग से दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो अगर सहयोग पोर्टल का पार्ट बन जाएंगे तो यहां पर कभी भी अगर बोल दिया जाए कि इस कंटेंट को हटा दिया जाए तो उन रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म को कंटेंट हटाना पड़ेगा। अगर वो ये बात नहीं मानेंगे तो सेक्शन 79 के तहत में, आईटी एक्ट के तहत में उनका सेफ हार्बर का जो कंडीशन है वो खत्म हो जाएगा। अब ये क्या है, जैसे ये वीडियो आप लोग यहां पर देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो अगर मैं इस वीडियो के अंदर में कुछ भी बात बोलता हूं तो यहां पर वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो डाला जा रहा है इस प्लेटफॉर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कल को चलकर एक्शन मेरे खिलाफ लिया जाएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। प्लेटफॉर्म को यहां पर बोल दिया कि वीडियो हटा दो, प्लेटफॉर्म हटा देगा, पर लेकिन प्लेटफॉर्म बोले कि मुझे वीडियो नहीं हटानी है, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, तो फिर एक्शन मेरे खिलाफ नहीं, फिर सरकार एक्शन जो है वो प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी लेती हुई नजर आएगी। तो यहां पर उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है किसी भी देश की सरकार के साथ में लड़े, क्योंकि उनको अपना बिजनेस करने हैं। तो यहां पर सहयोग पोर्टल इसीलिए लॉन्च किया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा अक्टूबर 2024 के अंदर में, ताकि कोई भी अगर गलत चीजें वायरल हो रही हैं या कोई गलत चीजें हो रही हैं समाज के अंदर में जो कि जनता पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट जो है वो एजेंसीज के साथ में जो डिजिटल इंटरमीडिएटरी है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इनके ऊपर में या व्हाट्सएप के ऊपर में कुछ भी गलत चीजें आती हैं, उनको लगता है सरकार के हिसाब से, तो उसको हटाया जा सके। तो सेफ हार्बर की कंडीशन रहती है यहां पर इन कंपनीज की कि भाई तुम अगर इलीगल कंटेंट को हटा दोगे तो यहां पर तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं होगा, उस इंसान के ऊपर में एक्शन होगा जिसने ये कंटेंट डाला था यहां पर। तो इसलिए यहां पर इनको सेफ हार्बर की कंडीशन में डाल दिया जाता है। तो यहां पर सहयोग पोर्टल के थ्रू ये सारा का सारा काम किया जाता है। तो ये है वो पोर्टल जो कि आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। तो वन प्लेटफॉर्म मैनी सॉल्यूशन इंपावर करता है, सिटीजन को स्ट्रेंथन करता है, गवर्नेंस को ये बताया जाता है। पर लेकिन मेन क्या है, ये रियल टाइम जो ग्रीवेंस है उनको टैकल कर कर उस कंपनी को बोलता है कि इसको फटाफट उठाओ, ताकि सिक्योर बना रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहां पर। तो सहयोग पोर्टल पता चल गया क्या है, क्यों है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे ही यहां पर एक पोर्टल देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं ई प्राप्ति पोर्टल। ई प्राप्ति क्या है, मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। तो क्या प्राप्त करना, भाई तुम्हारा पुराना अकाउंट है कोई, उसमें तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ है और तुमने कहीं पहले अकाउंट खुलाया था, अब तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो, वो अकाउंट जो है इनएक्टिवेट हो चुका है पर उसके अंदर में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो तुमको प्राप्त होना चाहिए। तो ई प्राप्ति पोर्टल का मतलब है ईपीएफओ जो हमारे देश के अंदर में इन सब चीजों को देखता है। तो यहां पर ईपीएफ जो फंड होता है नॉर्मली, तो उसके अंदर में आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल बोला गया है जो ट्रैक करेगा इन ऑपरेटिव अकाउंट्स को। तो इंप्लॉयमेंट जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका आप लोग नॉर्मली एग्जाम भी देते हुए नजर आते हो ईपीएफओ का, तो यहां पर जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनाता है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके द्वारा लॉन्च किया गया ताकि जो ऐसे अकाउंट है पीएफ अकाउंट जो कि यहां पर खोले गए थे, यूनिवर्सल जो अकाउंट नंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, अगर वो डोरमेंट जा चुका है यानी कि इनएक्टिवेट हो चुका है, तो उसको यहां पर एक्सेस किया जाएगा आधार कार्ड के साथ में लिंक कर, ताकि ओल्ड अकाउंट और यहां पर करंट अकाउंट को एक साथ में लिंक कर दिया जाए और ऐसा ना हो कि इंसान का पैसा पड़ा हुआ है और वो किसी के अकाउंट में पहुंच नहीं रहा है। तो ये प्राप्ति पोर्टल यहां पर काम करता हुआ नजर आता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि ये प्राप्ति पोर्टल क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सिटीजन के लिए बनाया गया है, यहां पर उनको पैसा प्राप्त मिल जाएगा वापसी। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है। तो उसका ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेक्शन 1 है, पर लेकिन आप लोग कई सारी न्यूज यहां पर कवर होती हुई पाते हैं। इसमें कोई रिपोर्ट होती है रिसेंट वीक के अंदर में, कोई इंडेक्स है या कोई अवार्ड है, और अवार्ड अगर है तो उससे रिलेटेड कोई पर्सन इन न्यूज में है, वो भी आप लोग का कवर हो जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये एरिया होता है, एग्जामिनर की आंखों का तारा होता है, इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। हमारे देश के अंदर में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पीएआई प्रस्तुत किया गया था। तो इसके चलते यहां पर कई सारे स्टेट को उसके तहत रैंक किया गया। तो 5 लाख से ज्यादा पंचायत इसके अंदर में उनका डेटा इकट्ठा किया, असेसमेंट किया, और ये काम किया था पंचायती राज सिस्टम के द्वारा। सबसे पहले तो आप लोग ये पता होना चाहिए हमारे देश के अंदर में पंचायती राज सिस्टम जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लेकर आया गया था। संविधान के कौन से आर्टिकल में ओरिजिनली पंचायत के बारे में मेंशन है, ये एविडेंस देखते हैं, प्लानिंग कैसी कर रखी है, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, और उसके बेस पर इंसेंटिव किया जाता है पंचायत को कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुमको इसका फायदा मिलेगा, यानी कि पुरस्कार मिलेगा। पार्टिसिपेशन कैसा है, किस तरीके की चीजें इंक्रीज हो रही हैं, टॉप कैटेगरी कौन सी है, लार्ज ग्रुप में देखें टॉप परफॉर्मर कौन है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कहां से देखने को मिला, और किसी ने भी पार्टिसिपेशन नहीं किया कहां से, तो वो क्या था। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर टॉप कैटेगरी में 9 पंचायत, यानी कोई भी पंचायत अचीवर कैटेगरी में नहीं आई। लार्जेस्ट ग्रुप में अगर बात करें तो परफॉर्मर आप लोगों को देखने को मिले, और टॉप परफॉर्मर यहां पर त्रिपुरा निकल कर आया, और सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन पंचायत का देखने को मिला वो उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आया। वेस्ट बंगाल से कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, वेस्ट बंगाल इलेक्शन का टाइम चल रहा था, तो हो सकता है इसकी वजह से भी यहां पर चीजें ज्यादा नहीं देखने को मिली हो।
तो ये जो इंडेक्स प्रस्तुत किया गया जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आया था। तो कोई पूछे तो यहां पर त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र ये आप लोग को टॉप रैंकिंग देखने को मिली इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में। कल को चलकर कोई पूछे कौन कौन सी कैटेगरी थी यहां पर, थीम कौन कौन सी थी यहां पर, तो थीम थी यहां पर गरीबी मिटाना, हेल्थ का ध्यान रखना पंचायत के, बच्चों का ध्यान रखना पंचायत के अंदर में, पानी की अवेलेबिलिटी है क्या, क्लीन और ग्रीन पंचायत है क्या, सेल्फ सफिशिएंट ढांचा बना रखा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर स्कूल, पंचायत घर या हॉस्पिटल्स वगैरह, या सोसाइटी को सिक्योर करने का पूरा एक पंचायत के पास में रिसोर्सेज है, गुड गवर्नेंस है क्या, वुमेन फ्रेंडली पंचायत का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है क्या। तो इन सब के लिए पूरा का पूरा सिस्टम आप लोगों को यहां पर चेक किया जाता है और यहां पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लोकल लेवल पर लेकर आते हैं, यानी कि लोकलाइज किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपने हिसाब से। तो इसलिए कई बार ये भी कह देते हैं कि लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके अंदर में आते हैं, तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे लोकलाइज सस्टेनेबल इनके अपने हिसाब से, नहीं कहते कि चाइना की मैगी है पर हम लोगों ने अपने हिसाब से बनानी सीख ली उसको, ठीक है, चाइना वाले भी बेहोश हो जाएंगे अब मैगी खाकर कि ऐसे भी मैगी बनती है क्या, तो ऐसे आप लोग समझ लेना, ठीक है। हमारे देश के अंदर में बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बोलते हैं। तो ये बच्चों को दिया जाता है खासकर जिनकी उम्र 18 साल से नीचे की होती है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये बेसिकली एनुअली अराउंड द रिपब्लिक डे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बहादुर बच्चों को यहाँ पर अलग से गाड़ी में बैठाकर, जो हमारा जो देश के अंदर में इंडिया गेट है तो उसके सामने बच्चों को जो है वो वहां पर उनको एक तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पर। तो एक्सेप्शनल अचीवमेंट, टैलेंट की फील्ड में कोई इनोवेशन कर दिया, सोशल कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चे ने काफी काम कर दिया, आर्ट की फील्ड में बहादुरता यानी कि वीरता बच्चे की देखने को मिली, कोई इनोवेशन नवाचार देखने को मिला, किसी ने कोई अलग उपलब्धि यहाँ पर की खेल में, सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा में, तो ऐसे 6 फील्ड से बच्चों को यहां पर कनेक्ट किया जाता है। तो ये अवार्ड बच्चों के लिए 18 साल से नीचे के बच्चे होने चाहिए। मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एनुअली रिपब्लिक डे 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर अवार्ड कंफर्म किया जाता है और 6 एरिया में ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें इसके बारे में। इसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहां तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। साथ ही साथ में यहां से क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा एग्जैक्टली बैंकिंग सेक्टर की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरबीआई हो गया या फिर नाबार्ड हो गया या किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है, यहां पर बात की जा रही है मिशन सक्षम के बारे में। तो ये सक्षम क्या है, यहां पर इस पर्टिकुलर मिशन के तहत में क्या किया जा रहा है, किसके द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है और किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिशन सक्षम लॉन्च किया गया ताकि कैपेसिटी बिल्ड की जा सके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं तो यहां पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, जिसको यूसीबी आप लोग बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिशन सक्षम लॉन्च किया ताकि इस तरीके के जो बैंक हैं उनकी प्रबंधक यानी कि जो मैनेजरियल स्किल है वो बढ़ाई जा सके और संचालक कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सके, कंप्लायंस फॉलो करें। जो बैंक हैं हमारे देश के अंदर में उनके सबके पापा है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहते हैं सारे के सारे बैंक। तो यहां पर इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन बनाता है जिसके अंदर में सारे के सारे बैंक आते हुए नजर आते हैं। तो उनको कैसे काम करना है, उनकी क्षमता को कैसे बढ़ाना है, ताकि लोगों का पैसा अगर जाए इसके पास में तो एटलीस्ट वो ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए, तो ये प्रॉपर काम चलता रहे। तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको यहां पर ट्रेनिंग के साथ साथ में नेशनल लेवल पर मिशन मोड पर इनके साथ में काम किया जाता है और डिलीवरी सिस्टम इनका डिजिटल होना चाहिए ऑफलाइन के साथ साथ में, ताकि चीजों को ट्रैक भी किया जा सके। और यहां पर बैंकिंग सिस्टम को इनहेंस करेंगे, क्योंकि जब जब कोई बैंक फेल होता है तो पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम के साथ में आरबीआई के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई तुमने नहीं संभाला इसलिए फेल हो गया, और लोगों का ट्रस्ट भी फिर टूटना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके सिस्टम के ऊपर में। तो इसलिए यहां पर कोई आप लोगों से पूछे इसके बारे में तो आप लोगों को डायरेक्ट इसके बारे में यहां पर पता होना चाहिए कि कोई चीज क्यों लॉन्च की गई है। और फुल फॉर्म को पूछे कोई यहां पर सक्षम की यहां पर क्या है यहां पर, तो इसको सहकारी बैंक क्षमता निर्माण बोला गया, यानी कि उन बैंकों की क्षमता का निर्माण करना ताकि बेटर सर्विस वो प्रोवाइड करा सके समाज के अंदर में। यहां पर बात की जा रही है बोरोवर प्लेटफॉर्म के बारे में, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि जो जस्ट अभी गरीब हैं, अभी कमाना धमाना स्टार्ट किया है, वो अभी एक पाथ पर चलना स्टार्ट हुई है, पर लेकिन उधारी बहुत ले रखी है। तो मान लो एक इंसान है यहां पर जिसका नाम है टीटू, यहां पर ये काफी अमीर इंसान है यहां पर, तो इसको तो कोई टेंशन है नहीं है, पर लेकिन धनिया है और पुदीना है, तो धनिया और पुदीना जो है दोनों उधारी की जिंदगी जी रहे हैं यहां पर। तो यहां पर टीटू तो अपना अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहा है, अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल के हुए, पर लेकिन धनिया और पुदीना जो है यहां पर ये यहां पर चीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये उधारी में जी रहे हैं यहां पर।
तो धनिया और पुदीना आपस में बात करेंगे कि भाई यार तूने उधारी ले रखी है कि हाँ ले रखी है, कितना चुका दिया यार, इतना चुका दिया, इतना बना हुआ है। तो दूसरा कह रहा है कि यार मैंने तो नहीं चुकाया यार, कैसे चुकाया यार मुझे बता दे। तो यहां पर एक दूसरे के साथ में समस्या डिस्कस करेंगे तो उनका समाधान देखने को मिलेगा। और कई बार ये क्या करेंगे, टीटू से पैसा लेंगे तो उसका उधार भी यहां पर उतार पाएंगे। तो ये जो इस तरह का प्लेटफॉर्म है, यहां पर डेवलपिंग कंट्री है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ये मिलकर एक दूसरे के साथ में नॉलेज का एक्सचेंज करेंगे कि जो इनकी उधारी है उस उधारी को कैसे ये चुकाएं और कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं नेशन एक दूसरे के साथ में। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के तहत में ये मिलकर काम करेंगे। टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट होगी कि कैसे अपनी उधारी को चुकाना है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या फॉलो की जा सकती है, कैसे अपनी डेट यानी कि उधारी को मैनेज करना है। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एक्सपर्ट ग्रुप के साथ में भी यहां पर इनका सपोर्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और इसको यहां पर बेसिकली एक तरीके से जो सेविला ये कमिटमेंट है 2025 का, उसके तहत में भी यहां पर इसको स्वीकृत किया गया था कि हाँ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें देखो क्या होता है, जब किसी इंसान को उधारी में दाबा जाता है और वो उधारी में मरता रहता है तो एक टाइम पर आकर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उधार चुका नहीं पाता है। तो वहां पर फिर ये दिखता है या तो वो इंसान उधार लेके भाग जाता है या फिर वो इंसान जो है कुछ ऐसी हरकतें कर लेता है कि अपनी जान गंवा दी, कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो नॉर्मल तो इंसान कर लेगा, पर देश के मामले में क्या होगा भाई, देश में करेंसी डाउन होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, वहां पर प्रोटेस्ट होगा, सरकार को उखाड़कर फेंकेंगे, या देश के अंदर में अनरेस्ट होगा, बहुत बुरी कंडीशन होगी, कई सारे लोगों की जान जाएगी। तो वो कंडीशन न बन जाए उससे पहले चीजों को मैनेज कर ले जाए। इसीलिए IMF यहाँ पर ये जो बैंक बनाए गए थे WTO, ये ताकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ये सारा का सारा IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये ताकि ट्रेड चलता रहे, यहां पर बैलेंस किया जा सके चीजों को, तो कोई ऐसी कंडीशन ना बने। तो इसीलिए इस तरीके का इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया था ताकि फिर से कोई ऐसी कंडीशन ना बने। तो इसीलिए यहां पर ये बोरोवर प्लेटफॉर्म भी उसी कैटेगरी में एक अच्छा सिस्टम आप लोग को देखने को मिल जाता है। दो ऐसी टर्म जो कि लोगों के पसीने छुट जाते हैं समझने में और समझाने में, पर लेकिन आसान शब्दों में आप लोग को एक सेकंड में समझ में आएगा बिना किसी डाउट के। नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, तो ये आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूं बड़े ही आसान शब्दों में। पहले तो यहां पर ये जो टर्म है नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो, इसलिए थोड़ी टफ लगती है क्योंकि ये इटालियन लैंग्वेज है। नोस्ट्रो का मतलब होता है ओवर्स यानी कि हमारा, और वोस्ट्रो का मतलब होता है योवर्स यानी कि तुम्हारा। तो यानी कि हमारा पैसा यानी कि मेरा पैसा किसके बैंक में, यानी कि तुम्हारे बैंक में। तो ओवर मनी इन योर बैंक, ये इसका मतलब हो गया। तो एक ऐसा अकाउंट नोस्ट्रो अकाउंट कि मनी तो मेरी होगी पर लेकिन तेरे बैंक में रखूंगा। तो यानी कि भारत की मनी हम लोग मान लो यूएसए के बैंक में रखना चाहते हैं तो हम लोग नोस्ट्रो अकाउंट खुलवाएंगे यूएसए के अंदर में, क्योंकि हमारा पैसा उसके बैंक में रखा जाएगा। अब यूएसए का कोई अगर इंसान हमारे देश के अंदर में मनी रखना चाहता है तो पैसा तो उसका है पर लेकिन बैंक हमारा है, तो योर मनी इन ओवर बैंक, तो इसको कहेंगे वोस्ट्रो अकाउंट। आप लोग बोलेंगे वीर भाई ऐसा करते क्यों है? भाई कल को चलकर अगर हम लोग को यूएसए में जाना है और यूएसए से कोई सामान खरीदना है तो वहां पर रुपये का इस्तेमाल होगा नहीं, तो हम लोग यहां पर जो मनी है उससे डॉलर कन्वर्ट कर तुरंत वहां पर पैसा निकाल लेंगे। अब ऐसा भी नहीं हो सकता हम लोग को वहां पर मान लो 120 करोड़ का सामान खरीदना है भारत को, तो वहां पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम लोग उसको हवाई जहाज में भर के ले जाएं इतना कैश। तो यहां से हम लोग अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें डायरेक्टली वो ट्रांसफर हो जाएगा और वहां पर डायरेक्टली कन्वर्ट कर निकाल लेंगे आराम से। तो आपस में आप लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना, करेंसी का कन्वर्जन करना और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन इजी हो जाता है इन अकाउंट्स के थ्रू। इसलिए ट्रेड सेटलमेंट करना, रेमिटेंस वगैरह जो आता है और यहां पर फॉरेक्स मैनेजमेंट करने में आसानी रहती है इन अकाउंट के थ्रू यहां पर। तो नोस्ट्रो का मतलब हमारा मनी तुम्हारे बैंक में और वोस्ट्रो का मतलब तुम्हारा मनी हमारे बैंक में। तो यहां पर ये बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोग को अब ध्यान रहेगा, इसको आप लोग भूलोगे नहीं यहां पर, ठीक है। पैसा हमारा ही है भाई साहब, ऐसा नहीं कि उनका पैसा हो गया वो। तो जैसे कि एक कोई दोस्त रह रहा है तुम्हारा आज के डेट में यूएसए के अंदर में, आपने बोला कि यार ये ले पैसे, मैं कैश तो लेके आ नहीं सकता, मैं अभी तेरे अकाउंट में ना यहाँ पर 50 लाख रुपए डाल रहा हूं, तो जब मैं आऊंगा वहां पर तो मैं तेरे से डॉलर में ले लूंगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, पैसा हमारा था उसके अकाउंट में डाल दिया। ऐसे ही मान लो फॉरेन में कोई तुम्हारा दोस्त है और वो भारत में आ रहा है, तो आप लोगों को बोले कि यार मैं पैसा लेके क्या आऊंगा वहां पर, फ्लाइट पर अलाउ नहीं इतना पैसा, मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूं, जब मैं आऊंगा डॉलर में डालता हूं, मुझे रुपये में कन्वर्ट करके दे देना। तो ये इसलिए फायदा होता है यहां पर इन अकाउंट्स का। यहां पर समझ में आ गया? तो आज के बाद में भूलोगे नहीं ना बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता दिया। अच्छा ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा न्यूज में भी था, और ये 2027 में आप लोगों को इंप्लीमेंट होती चीजें जब नजर आएंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा इसके बारे में बातें। तो इसलिए ध्यान से रखना। ऑटोमेकर्स जो कंपनी है यहां पर उनको बोला है कि आप लोग अब चीजों का ध्यान रखो, पोल्यूशन काफी फैलता है, तो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स को फॉलो करना है। यानी कि गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है उनको ऐसी गाड़ी बनानी है ताकि फ्यूल की एफिशिएंसी पर काम करें और आने वाले टाइम पर कार्बन एमिशन को रोका जा सके। तो फायदा क्या होगा अगर ऐसा इंजन बना दे भाई साहब, एक बूंद पेट्रोल डालो और पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाओ
क्या बात कर रहे हो वीर भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो मतलब कितना भी इफिशियंसी का फ्यूल हम लोग बना सकते हैं, मतलब एक तरीके से इंजन बना सकते हैं, तो उसके ऊपर में बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट यहां पर चाह रही है कि एमिशन कम से कम हो, यहां पर फ्यूल कम से कम लगे, एमिशन कम से कम हो यहां पर, तो डिपेंडेंसी जो बाहर से खरीद कर लाते हैं तेल वो नहीं खरीदना पड़ेगा, और क्लीन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी लेकर आओ। तो ये CAPF यानी कि यहां पर CAFE सॉरी, यहां पर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी, तो कॉर्पोरेट को बोला एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी लेकर आओ अपने जो भी आप लोग आज की डेट में जो भी आप लोग यहां पर गाड़ी वगैरह जो बना रहे हो। यहां पर ये सिस्टम 2017 में लॉन्च किया गया था, फिर 2022 में इसका सेकंड पार्ट आया, 2023 में ये अप्रैल के महीने से बताया जा रहा है 31 तक का यहां पर इसका थर्ड पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें लेटेस्ट वर्जन की टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वो गाड़ियां जो कि एथेनॉल के ऊपर भी चल सकती हैं इजिली, उनको आप लोग अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर को इसके ऊपर में काम करना है पूरा का पूरा, और क्यों करना है वो मैंने आप लोग को बता ही दिया। यहां पर जो रेगुलर वीडियो में जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था तो कई सारे बच्चे बोले थे कि सर ऐसा कैसे फायदा होगा इसका, तो मैं अभी फिर से बता दूंगा इसको, उस टाइम पर भी मैंने डिस्कस किया था। तो यहां पर विश्व बात की जा रही है सूत्र, तो यहां पर विश्व सूत्र एक पर्टिकुलर सिस्टम हमारे देश के अंदर में है, जो कि कपड़ा उद्योग के लिए, यानी कि हमारे देश के अंदर में जो हैंडलूम होता है, हथकरघा, जो कि आज की डेट में काम करते हैं, तो उसके लिए पूरा सिस्टम लॉन्च किया गया था। तो यहां पर ये क्या था और क्यों यहां पर न्यूज में देखने को मिला था, तो हमारे देश के अंदर में ये जो सिस्टम था, ये इंडियन टेक्सटाइल यानी कि भारतीय वस्त्र और इंटरनेशनल डिजाइन यानी कि कपड़ा हमारा डिजाइन तुम्हारा बनेगा। तो सोच के देखो, हमारे देश के अंदर में कोई कपड़ा बनाया जाता है वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा है, कोई डिजाइन नहीं है। उस पर हम लोगों ने जापान का डिजाइन बना दिया, USA का बना दिया, इटली का बना दिया, किम जोंग उनकी फोटो बना दी उसके बाल कटवा के, ठीक है। तो यहां पर सोचो अगर उस प्रोडक्ट को उनके देश में ले जाकर बेचेंगे तो कितना बिकेगा। तो यहां पर अगर हम लोग मान लो आज की डेट में रोनाल्डो की टी-शर्ट बनाए उनके देश के डिजाइन की, हमारा कपड़ा रहे, तो यहां पर ले जाकर बेचो खूब रोनाल्डो की कंट्री के अंदर में आप लोग यहां पर, तो एक्सपोर्ट आराम से बढ़ेगा, कपड़ा हमारा होगा, डिजाइन उनका होगा। तो ये फर्स्ट ऑफ काइंड ग्लोबल हैंडलूम डिजाइन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम के द्वारा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि देश के अंदर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजाइन किया गया सिस्टम तो प्रमोट करेगा हमारा कपड़ा, और यहां पर इंटरनेशनल मॉडर्न फैशन में तो एक दूसरे के साथ में कल्चरल टाइप भी हो गए यहां पर। तो उड़ीसा का कपड़ा, तमिलनाडु का, मणिपुर का, बंगाल का, आसाम का, अलग अलग जगह का अलग अलग डिजाइन का कपड़ा है हमारे देश के अंदर में, तो वो अलग अलग क्वालिटी का कपड़ा होता है, उन पर अलग अलग डिजाइन बनाए जाएंगे और अलग अलग कंट्री के साथ में बेचेंगे, तो ग्लोबल लेवल पर हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसको कहते हैं बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना रियलिटी में, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल हमारा और डिजाइन तुम्हारा, दबा के बेचो, अब पैसा कमाओ, खासकर जो एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कपड़ा उद्योग में, उनको एक अच्छी खासी जॉब मिलेगी। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा किसी सेक्टर में अगर जॉब दी जाती है तो वो है हमारे देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट स्कीम आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, यानी कि मार्केट के अंदर में हस्तक्षेप करना सरकार के द्वारा, खासकर उन चीजों के लिए जिसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो फार्मर अगर खेतों के अंदर में टमाटर, प्याज या पोटैटो यानी कि टॉप क्रॉप उगाते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, तो ये खेत में ही खराब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इनको पीरेसेबल आइटम बोलते हैं, यानी कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं ऐसे आइटम, ठीक है। तो यहां पर इसलिए यहां पर जो कि MSP के अंडर भी इनको कवर नहीं किया जाता है, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना जरूरी है। तो इसके लिए PM ये हाथ पर आशा यानी कि प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान, ये पर्टिकुलर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अंदर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है ताकि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करा जा सके। कल को प्राइस नीचे चला गया, मतलब सोचो कि हमारे देश का प्रोडक्ट जब USA और ईरान की लड़ाई हुई तो बहुत सारे किसानों के प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे UAE के अंदर में, तो वहां पर सामान जाना बंद हो गया। तो यहां पर मखाने तक, बिहार के मखाने जो है 500 करोड़ का नुकसान हुआ बिहार के मखानों को उस टाइम पर, समझ रहे आप लोग यहां पर। तो ये समझ सकते हैं, तो अलग अलग लेवल पर मिर्ची के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, सब्जी बेची गई तो काफी प्राइस नीचे गिर जाता है, इसके चक्कर में इनको दिक्कत आती है। तो सरकार कहते हैं कि 50-50 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेंगे यहां पर, और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में 75 सेंट्रल गवर्नमेंट और 25 स्टेट। तो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, ताकि इन लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके जो ऐसे प्रोडक्ट यहां पर ये बनाते हैं या अपने खेतों में उगाते हैं, और उनके नुकसान की भरपाई करेगी यहां पर सरकार, ऐसी कंडीशन के अंदर में जब यहां पर सिचुएशन कोई अनफॉर्चुनेट बन गई हो, यानी कि उनके हाथ से बाहर की कंडीशन हो इस तरीके से, ठीक है। तो किसानों की तो कोई गलती नहीं है भाई साहब यहां पर नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर में अटैक किया तो हमारे देश के किसान परेशान है, तो इसलिए यहां पर ऐसी स्कीम आती है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया खतरनाक होता है, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर इसको इजी बनाया जाता है ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सको। तो आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से डिस्कस करूंगा, बस ध्यान से सुनते हुए चलिएगा।
ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था एग्जाम की, उस टाइम पर पीवाईक्यूज देखा करते थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आए थे एग्जाम के अंदर में। तो मुझे ये अक्सर ऐसा क्वेश्चन था जो कि मैंने टेस्ट सीरीज जब अटेम्प्ट कर रहा था यहाँ पर, तो उसके अंदर में क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था ठीक है। तो इसकी वजह से इसको मैं भूलता नहीं हूँ कभी। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, दिमाग में छप जाते हैं, मैं सोच के कहता है ये तो सही होगा पर लेकिन गलत हो गया। तो इस तरीके से आप लोग टेस्ट सीरीज में जब क्वेश्चन को गलत कर लेते हो तो फिर एग्जाम में कम चांसेस होते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। क्यूरियोसिटी जो रोवर है यहाँ पर, ये एक तरीके का रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, जैसे बच्चों की आप लोग गाड़ी लाते हो ना रिमोट कंट्रोल वाली, जो उस तरीके की। तो रोवर होता है जो जमीन पर चले यहाँ पर। तो यहां पर क्यूरियोसिटी यानी कि जिसको क्यूरियोसिटी हो चीजों को जानने की, तो ये किसके बारे में है? ये मार्स यानी कि मंगल ग्रह के बारे में, और नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जिसको बेसिकली मार्स रोवर यानी कि रोबोटिक स्पेस मिशन, ये मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन का पूरा नाम था। और नासा जैसे हमारे देश के अंदर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे यूएसए के अंदर में उनकी नासा है। तो 2011 में लॉन्च किया गया ये प्रोजेक्ट इनके द्वारा, और फिर 2012 में ये लैंड किया मार्स के ऊपर में। और जहां लैंड किया उस लोकेशन का नाम था गाले क्रेटर, यानी कि ये था क्या गेल बोल सकते हैं आप लोग यहां पर, गेल क्रेटर। तो यहां पर ये एक लोकेशन थी जहां पर ये लैंड किया था बेसिकली, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था यहां पर कि क्या मार्स की जो एक लोकेशन है, जो मार्स है, क्या वो रहने लायक है, क्या लाइफ प्रेजेंट है वहां पर, क्या कोई कैसी कंडीशन है कि लोग वहां पर जाकर रह सकते हैं। तो सर्च फॉर लाइफ यानी कि जीवन की संभावनाओं को खोजना। इन्वायरमेंट है, क्या पृथ्वी पर इन्वायरमेंट है, यहां पर आप लोग को हवा पानी वगैरह सब चीजें देखने को मिल जाती है। वोटर है क्या वहां पर, क्या फ्यूचर के लिए कोई मिशन प्रिपेयर किया जा सकता है क्या, उसके लिए लॉन्च किया गया था यहां पर। तो बोला जा रहा है कि क्यूरियोसिटी के द्वारा ऑर्गेनिक मॉड्यूल फाइंड कर लिए गए हैं। ऑर्गेनिक मतलब जीवन की संभावनाएं हैं वहां पर, तो ऐसा कुछ यहां पर क्यूरियोसिटी को देखने को मिला है, ये इनके द्वारा बताया गया है। तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कल को, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा कि क्यूरियोसिटी मिशन है किसका है, किस लिए लॉन्च किया गया, किसके लिए लॉन्च किया गया। गाल क्रेटर, ये आप लोग को गेल या गाल आप लोग बोलो, गेल क्रेटर बोल लो या फिर। तो यहां पर एग्जैक्ट लैंडिंग साइट कौन सी थी, तो ये आप लोग का साइंस एंड टेक का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा यहां से, ठीक है। अक्सर समाज के अंदर में कई सारे लोग जो है नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से काम करते हैं। तो गुजरात पुलिस के द्वारा एआई टूल बनाया गया, जिसका पर्पज ये था कि ड्रग रिलेटेड जो केस होते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर एक तरीके से इंश्योर किया जा सके, और जो कन्विक्ट किया जा सके उस इंसान को जिसने कोई ऐसी हरकतें करी है, यहाँ पर नशीली दवाइयां बेची हैं, यूज किया है। तो उसके लिए NARITAI, जिसको नार्कोटिक एनालिसिस RAG बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल बोला गया। तो ये RAG जो है ये काफी इंटरेस्टिंग टर्म है यहाँ पर, जो कि मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो यहां पर इसका इस्तेमाल कर पूरा काम करेंगे। तो नार्कोटिक एनालिसिस RAG क्या है, रिट्रेबल आर्ग्यूमेंटेड जनरेशन, यानी कि चीजों को रिट्रीव करना, यानी कि पुनः प्राप्त करना। अगर कोई चीज चली गई है ऑलरेडी तो उसको पुनः प्राप्त करना और उसका एनालिसिस करना, यानी कि एक तरीके से किसी ने क्राइम कर दिया तो कुछ ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर से उसकी स्टडी को करना, ताकि उस इंसान को पकड़ा जा सके जिसने ये हरकतें की है। तो स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ये क्या करेगा, ये नेचर करेगा एक तरीके का ऐसा कि डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज रखेगा, और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है यानी कि कानून को इंप्लीमेंट करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको सहायता प्रदान करेगा केस को सोल्व करने में, जो नार्कोटिक से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आते हैं। और इसके लिए हमारे देश के अंदर में है NDPS एक्ट यहां पर। तो ये जो NDPS एक्ट है यहाँ पर, ये बेसिकली इसीलिए बनाया गया था इन चीजों को ध्यान में रखकर, ताकि नशे की जो चीजें हैं उनको सुधारा जा सके। इसलिए इस एक्ट को भी बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का, जो कि हमारे देश के अंदर में ये कोई भी अगर हरकत करता है तो उसको सजा देने का काम इसी कानून के तहत में होता है। और डीपीएसपी में जैसे मैंने आप लोगों से कई बार बात भी की है, आर्टिकल 47 सरकार को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि समाज के अंदर में नशीले पदार्थों का सेवन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जांच करना, इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस यानी कि इकट्ठा करना आप लोग के लिए जो भी यहां पर सबूत हैं, ड्राफ्ट करना, सपोर्ट यहां पर लीगल एनालिसिस करना, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सिक्योर और प्राइवेसी का ध्यान रखना, और जो भी निरंतर अपडेट देते रहना। तो ये ऐसा काम करेगा इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत में। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि गुजरात हमारे देश के अंदर में कोस्टल राज्य है, और यहां पर नशीले पदार्थ खासकर लाने ले जाना आसान रहता है। यहां पर जब भी कोई भी बाहर से लाना ले जाना तो यहां पर जहाज के थ्रू आते हैं। कई बार पोर्ट पर यहां पर गुजरात के अंदर में कई सारे नशीले बड़े बड़े जो हैं एक तरीके से बड़े बड़े गट्ठे पकड़े गए हैं, जिसमें अच्छे खासे नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं पास में। तो इसलिए भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में। तो जॉर्डन एक ऐसी कंट्री है जो कि 63वीं कंट्री हो गई आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत में, नासा के द्वारा वेलकम किया गया जब इसने यहां पर इसको साइन किया। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए ये आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या, यहां पर किसके लिए है यहां पर, और इसमें जुड़ने का फायदा क्या है।
तो आर्टेमिस अकॉर्ड है यहां पर, ये स्पेस को एक्सप्लोर करना कोई एक इंसान के बेसिकली बात की वो नहीं है जायदाद कि वो कोई एक इंसान उसके ऊपर में कंट्रोल कर ले। तो आर्टेमिस अकॉर्ड ये बनाया गया कि भाई जो हमारा स्पेस है, अगर आज की डेट में कोई किसी भी कंट्री के अंदर में है, मान लो आज की डेट में आप लोग भारत के अंदर में अपने जो है छत पर अपनी चारपाई बिछाकर और ऊपर आसमान को देख रहे हो, तो आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई साहब ये तो आसमान जो है यूएसए का है, ये आसमान पाकिस्तान का है, ये आसमान जो है वो चाइना का है। थोड़ा स्पेस आप लोग का ऊपर जो है उसको आप लोग मान सकते हो, पर लेकिन आउटर स्पेस की बात की जा रही है तो सबका है भाई, तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। कोई एक नहीं बोल सकता कि भाई मैंने अपना झंडा गाड़ दिया स्पेस के अंदर में, मेरा स्पेस हो गया पूरा का पूरा। तो हर एक लोगों के लिए स्पेस का क्या फायदा उठाया जा सकता है, कैसे मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा सिस्टम लेकर आया गया था ताकि सेफ इंश्योर करें स्पेस एक्सप्लोरेशन को और इंटरनेशनल कानून के हिसाब से चले। आउटर स्पेस ट्रीटी लाई गई इसके लिए, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके और यूएसए यहां पर मिलकर काम करे इसके अंदर में। तो ओपन फ्रेमवर्क निकल कर आया, फिर बाद में बहुत सारी कंट्रीज को ज्वाइन किया ताकि पीसफुल पर्पज के लिए, यहां पर शांतिपूर्ण पर्पज के लिए स्पेस का इस्तेमाल करें। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाए रखी नीति बनाने में, और एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करें टेक्निकल स्टैंडर्ड को, और इमरजेंसी असिस्टेंट कल को कोई दिक्कत होने लगे, पता चला बाहर से कोई नहीं, जैसे ऋतिक रोशन की मूवी है जादू टाइप का कोई इंसान आने लगे, तो भाई वो पूरी पृथ्वी पर अटैक करेगा। ऐसा तो नहीं भाई यहाँ कोई एक कंट्री को देखेगा तो पता नहीं कहां कहां क्या क्या बॉम्ब फोड़ रहे हैं, तो मिलकर सबको काम करना पड़ेगा उस टाइम पर। तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये एक तरीके का सबके बीच में ट्रस्ट कर मिलकर काम करेंगे, तो उसका एक सिस्टम आप लोगों को यहां पर नजर आता है। तो जॉर्डन कंट्री ने रिसेंटली अभी यहां पर इसको ज्वाइन कर लिया है, और जॉर्डन को आप लोग मैप में देखना चाहते हो तो इधर अपनी प्यारी कंट्री हो गई, यहां से आप लोग को जॉर्डन दिखाई देगा। इसको आप लोग जब जूम करोगे तो एग्जैक्ट जॉर्डन आप लोग को यहां पर लोकेशन दिखाई देगी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इजराइल के जस्ट पड़ोस में आप लोग को देखने को मिलेगा, ये आप लोग का जॉर्डन हो गया। और यहां पर ये ऊपर जाओगे तो वेस्ट बैंक आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा लोकेशन आप लोग कनेक्ट करिएगा कल को चलकर, तो अपने देश के कंपेयर में आप लोग यहां से जाओगे तो ये इस रीजन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग कभी भी ये नहीं बोल सकते कि चीजें जो हैं वो आगे चलकर और ज्यादा जो हैं, जैसे आप लोग बोले कि कंप्यूटर जो है और ज्यादा स्लो चलेगा आगे चलकर, ठीक है भाई साहब, कम जो मोबाइल है आगे चलकर और ज्यादा बेकार हो जाएंगे। चीजें अपग्रेड ही होनी है, उनके प्रो वर्जन ही आने हैं, क्योंकि रिसर्च एंड स्टडी चलती रहती है। आज की डेट में जो आप लोग कन्वेंशनल जो सिस्टम यूज करते हो उसमें क्या रहता है, आप लोग की एक हार्ड डिस्क रहती है मेमोरी, और उसमें से उठाकर जो भी प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं वो सीपीयू इस्तेमाल करते रहते हैं। तो पहले इसमें सेव करते हैं, फिर इसमें से उठाकर सीपीयू इसको इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। पर लेकिन फिलहाल बात की जा रही है किसके बारे में, ये मेमरिस्टर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या कर रही है, स्टोर भी कर रही है और प्रोसेस भी कर रही है डेटा साइमल्टेनियसली। आप लोग को दो अलग अलग सिस्टम को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, स्टोर करना और कंप्यूटेशन करना सेम टाइम देखने को मिलेगा। तो ये कितना फास्ट होता हुआ नजर आएगा, टाइम को सेव करता हुआ नजर आएगा, एनर्जी को सेव करता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते ये अल्ट्रा लो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, हाई स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मल्टी लेवल स्टोरेज कर सकता है, ब्रेन लाइक लर्निंग। अब आप लोग के दिमाग में थोड़ा कहीं स्टोर कर रहे हो कहीं यूज कर रहे हो, तो दिमाग के पैटर्न पर आप लोगों को चीजें नजर आ जाएगी यहां पर। तो ये काफी एक तरीके से अनुकूल देखने को मिलेगा। हर एक पैटर्न में आप लोगों को यहां पर जो सिस्टम हम लोग आज के डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए काफी फायदेमंद आप लोगों को ये नजर आएगा आने वाले टाइम में। पहले कंप्यूटर इतने बड़े हुआ करते थे कि भाई साहब हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक कमरे में एक कंप्यूटर आया करता था पुराने टाइम पे। आज की डेट में वो पूरा का पूरा कंप्यूटर आप लोग अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हो भाई साहब, एक तरीके से लिटरली आप लोग अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हो। तो आने वाले टाइम पर कई सारे लोग ये मानते हैं कि भाई दिमाग के अंदर में चिप लग जाएगी और उस चिप के थ्रू सारे काम आप लोग के होते हुए यहां पर नजर आएंगे। तो ये पॉसिबल किसकी वजह से होगा, तो इसकी वजह से होगा यहां पर ये जब ऐसे ऐसे सिस्टम निकल कर आएंगे। तो ब्रेन लाइक लर्निंग यानी कि इंसान और मशीन में कोई ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा और ये आप लोगों को सिस्टम नजर आएंगे। तो यहां पर CMOS कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब क्या यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो COMS कंपैटिबिलिटी यानी कि मटेरियल प्रोसेसिंग और डिवाइस ये इंटीग्रेट किए जा सकते हैं एक ही जगह। आप लोग को ऐसे नहीं, पहले बोलते सॉफ्टवेयर अलग है हार्डवेयर अलग है, अब सारी चीजें कंबाइन आप लोगों को नजर आएंगी। तो ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं चीजों में, तो और फास्ट चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। तो कोई पूछे कि मेमोरिस्टर क्या है यहां पर, तो ये एक तरीके का नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्टोर और प्रोसेस डेटा को साइमल्टेनियसली एक ही साथ में कर सकता है, अलग अलग चीजों को करने की जरूरत नहीं है। यानी कि मुझे ये पढ़ते हुए ऐसा हो रहा था, याद आ रहा था, मैंने कहा आगे चलकर कोई ऐसी मशीन आएगी कि उसी मशीन के अंदर में बस सारा रॉ मटेरियल डाल दो, वैसा वो उसमें से सब्जी निकाल कर अलग बना देगी और एक साइड में रोटी बना देगा। तो वो एक जगह सारी चीजें हो जाएगी, रोटी अलग निकल गई, सब्जी अलग निकल गई। एक तरीके से हो सकता है आगे चलकर ऐसा मुझे पढ़ते पढ़ते दिमाग आया, पता नहीं क्यों इस तरीके का आइडिया, हालांकि थोड़ा मतलब अलग सा है आइडिया, पर लेकिन पॉसिबल है आने वाले टाइम में चीजें इस तरीके से। यहां पर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में या इंटरनेशनल इवेंट के बारे में।
या आप लोग को देखने को मिलेगा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी अगर न्यूज में, तो सारी बातें हम लोग यहां पर कवर कर लेंगे। हमारे देश के अंदर में ब्रिक की जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग देखने को मिली थी, तो ये इस मीटिंग के चलते हमारे देश के अंदर में हेल्थ को लेकर कई सारी बातें उस टाइम पर भी की गई थी यहां पर। तो स्पेशलाइज्ड ब्रिक फ्रेमवर्क के तहत में सीनियर हेल्थ ऑफिशियल और टेक्निकल एक्सपर्ट मिले थे और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों से थीम के पूछे आ चुके हैं ब्रिक वगैरह से रिलेटेड। तो रेजिलियंस, इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी, यानी कि रेजिलियंस यानी कि लचीलापन, किस चीज को लेकर दृढ़ नहीं रहना है भाई, कुछ भी चीजें किसी भी तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही रास्ता फॉलो करेंगे। इनोवेशन, नवाचार, कोऑपरेशन, सहयोग करना और सततता बनाए रखना किसी भी चीज को लेकर। तो इंक्लूसिव हेल्थ के बारे में बात की गई। पेंडेमिक जैसी कंडीशन अगर फिर से आए, कोविड-19 जैसी, तो हम लोग तैयार रहे उसको लेकर। हेल्थ और टेक्नोलॉजी के लिए इनोवेशन और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि एक तरीके से सबको कवर करना इसके अंदर में, हेल्थ के सिस्टम के अंदर में, तो ताकि हम लोग चीजों को लेकर पहले से ही तैयार रहे और ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है। हिचकी आ गई भाई। दुनिया में पिछले कुछ टाइम में जितनी इनस्टेबिलिटी रही, उसको लेकर ये लग रहा है दुनिया में इन्फ्लेशन काफी लार्ज स्केल पर चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल जो कमीशन है एशिया और पैसिफिक के लिए, उसने ये बातें बोली। पहले रसिया और यूक्रेन लड़ते रहे, उसके बाद में आगे चलकर थोड़े से बढ़े तो इजराइल का ईरान के साथ में झड़प हुई, फिर यूएस से भी उसमें कूद गया, वो वाली झड़प अलग से देखने को मिली। जगह जगह अलग अलग कई सारी ऐसी लड़ाइयां आप लोग को पास्ट में देखने को मिली। तो कई सारी दिक्कतें सामने नजर आती हैं यहाँ पर। तो ये पूरा सिस्टम है संघाई चाइना के अंदर में। यहाँ पर इसका ओरिजिनल जो नाम था वो था इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट, जिसको ECAPFE बोला गया था, जिसको आगे चलकर रीनेम किया गया और हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक में देखने को मिलेगा। यानी कि बनाया यहां का था, थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, जो यूएन के रीजनल ऑफिस है 5 उनमें से एक देखने को मिलेगा। 53 मेंबर है यहाँ पर, जहां पर इनकम इनइक्वलिटी होती है, यानी कि आय में असमानता होती है, क्लाइमेट चेंज और जेंडर डिस्पैरिटी, लैंगिक असमानता, तो वहां पर दिक्कतें कई सारी देखने को मिलती है। तो इसलिए उन चीजों पर फोकस किया जाए ताकि समाज के अंदर में अनरेस्ट न देखने को मिले, आपस में लोग लड़ते बढ़ते न नजर आए और समाज में शांति बनी रहे। तो ये पहले से उसके बारे में बता देता है ताकि पहले से आप लोग उसका जुगाड़ या इलाज कर लो। हेल्थ इज वेल्थ तो आप लोगों ने सुना होगा, अभी आप लोगों को यहां पर दिख भी जाएगा कि भाई साहब हेल्थ के बारे में ध्यान रखना कितना जरूरी है। ठीक है, कई सारी समस्याएं देखने को मिल जाती है वरना। यहां पर मैं बात करूंगा हीमोफीलिया के बारे में। ये एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि ब्लड के अंदर में डिसऑर्डर देखने को मिलता है खून के अंदर में, और ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों को भी देखने को मिल जाता है। अगर किसी बच्चे को कहीं सुई चुभ गई और बच्चे का खून निकलना स्टार्ट हुआ, तो वो खून रुकेगा ही नहीं, वो खून चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बूंद बूंद कर कर, जैसे नहीं किसी बाल्टी में अगर छेद हो जाए, बूंद बूंद कर कर वो पूरा का पूरा बाल्टी खत्म हो जाती है, शरीर का पूरा खून खत्म हो जाएगा पर उसका ब्लड रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोटिंग की पावर ब्लड के अंदर में नहीं है। जैसे नहीं हमारे कहीं चोट लग जाती है तो जरा सी देर में ब्लड जो है वो गाढ़ा काला होके और थक्का जम जाता है, वहां पर खुरन जम जाता है हम लोग कहते हैं नॉर्मली। तो उसमें खुरन जमाने की कैपेसिटी नहीं होती है उसके खून के अंदर में, और यहां पर इसके लिए फैक्टर 8 और फैक्टर 9, जिसको हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी बोलते हैं, तो ये डेफिशिएंसी होती है, यानी कि ये ना होने की वजह से उसका खून ऐसा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ब्लड के अंदर में क्लोटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, और ये नॉर्मली मेल और फीमेल में जब आप लोग देखेंगे तो ये मेल को ज्यादा इंपैक्ट डालता है। मतलब मोस्टली बीमारी मेल में होती है, पर लेकिन क्योंकि हम लोग पैदा अपनी मां के गर्भ से होते हैं, पेट से होते हैं, तो यहां पर ये बीमारी कैरियर करने का काम करता है फीमेल, यानी कि फीमेल के पेट में बच्चा रहता है, तो बच्चा जो होता है वो आगे जब फॉरवर्ड होता है, तो बच्चा जब आता है दुनिया में तो वो पेरेंट्स की चीजें लेकर आता है। तो इसलिए यहां पर ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर आप लोग को देखने को मिलता है, तो मोस्टली मेल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया की एक मूवी है, मैंने पहले भी जिक्र किया था इसके बारे में, कि वो क्रिकेटर रहता है, सब क्रिकेटर रहता है, कोई और गेम में रहता है, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हाँ है कोई मूवी और गेम से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो यहां पर अगर किसी को भी चोट लग जाए तो खून बहता हुआ निकले, रुकेगा नहीं यहां पर, तो ये इस तरीके का देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो फैक्टर होता है, बेसिकली बोलते हैं कि फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, और यहां पर जीन थेरेपी होती है जो कि यहां पर चीजों को ठीक कर सकती है। पर लेकिन ये आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना, इस तरीके की अगर न्यूज बन जाए कभी तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस फैलाती है, जिसको कहते हैं वर्ल्ड फेडरेशन फॉर हेमोफीलिया। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, तो इसलिए ज्वाइन किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 158 एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के अंदर में, ताकि इन चीजों के बारे में और ज्यादा अवेयर किया जा सके लोगों को। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेंगे मेल के अंदर में ज्यादा है, जी हाँ फीमेल कैरियर का काम करती है, तो ऐसे समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि फीमेल में नहीं होती है, पर मोस्टली मेल अफेक्टेड होते हैं। कोई बोले कि बस मेल में ही होती है भाई साहब, फीमेल में नहीं होती है, ओनली मेल में होती है,
तो यूपीएससी ऐसी हरकतें करता है, तो ध्यान रखिएगा। मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है, पर ज्यादातर मेल में होती है। एक बीमारी है जिसको कहते हैं कावासाकी। कावासाकी डिजीज यहां पर किसी के नाम से लगता है निकल कर आई है कि किसी ने इसका नाम रखा होगा। जी हाँ, ऐसा ही है। तो यहां पर ये बीमारी मोस्टली आप लोगों को बच्चों को देखने को मिलती है। इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, यहां पर कई सारी और समस्या नजर आती है। तो ये है रेयर इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि दुर्बल सूजन संबंधी रोग। ज्यादातर इसकी वजह से जैसे फीवर होता है तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर में, और ये मोस्टली 5 साल से नीचे के बच्चों को देखने को मिलती है, और ये भी ज्यादातर बॉयज में ही नजर आती है। यहाँ पर पहली बार इसके बारे में बताया गया जापान के साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था टोमिसाकु कावासाकी, जिसके नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया यहाँ पर। और पहली बार ये केस निकल कर आया था आउटसाइड जापान, हवाई के अंदर में 1976 के अंदर में। और ये ज्यादातर जो सीजनलिटी वाली है ना, लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग वाले सीजन में देखने को मिलती है। एग्जैक्ट रीजन समझ में आता नहीं है क्या है, पर लेकिन यहां पर आर्टरी जो होती है हार्ट में जो सप्लाई करती है बेसिकली चीजों को, तो उसमें ज्यादातर इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। तो यहां पर इसके लिए हालांकि कोई इतना पूछेगा नहीं, इतना जाके डॉक्टरों वाली बात हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ना कि IVIG यानी कि इंट्रोवेनस जो इम्यूग्लोबिन जो होता है यहाँ पर बेसिकली, वो एक तरीका थेरेपी का यहाँ पर काम किया था इसके थ्रू यहाँ पर। तो ये आज की डेट में ध्यान रख सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होती है, खासकर लॉन्ग टर्म अगर हम लोग बात करें तो बॉयज को देखने को मिलती है, कहां पर इंपैक्ट डालती है। तो कुछ बेसिक बातें आप लोग ध्यान रख सकते हैं बीमारी के बारे में। फिर से कहता हूं, जर्नलिस्टिक वे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो डॉक्टर नहीं बनना है, पर हाँ थोड़ा सा आइडिया जरूर रखना है। एक बीमारी है जिसका नाम है SSPE। तो यहां पर एक रेयर डिजीज है जो कि यहां पर जिसके लिए पॉलिसी नहीं है हमारे देश के अंदर में, तो कई बार न्यूज में आ जाती है ऐसी बीमारी। इसको यहां पर डोसन बीमारी या डोसन डिजीज बोले तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसको नॉर्मली बोलते हैं यहां पर सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग, यहां पर पेन एनसेफ्लाइटिस, ये इसका पूरा नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, या डॉप्सन लिख दें तो ये एक बीमारी देखने को मिलती है प्रोग्रेसिव प्रगतिशील। यहां पर ये दुर्बल करती है यानी कि डिसेबलिंग करती है। फेटल ब्रेन डिसऑर्डर आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि मानसिक इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। और खासकर ये एक तरीका मीजल्स इंफेक्शन होता है, जैसे खसरे वाली बीमारी होती है यहां पर। तो ये ज्यादातर मोस्टली जब मीजल्स खसरे की बात आ रही है तो बच्चों को लगती है, या फिर किशोर अवस्था में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर का केंद्रीय तंत्रिका सिस्टम को नर्व इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से यहां पर ब्रेन डिजनरेशन होने लगता है, यानी कि हमारे शरीर का हमारे ऊपर कंट्रोल छूटने लगता है। तो इस तरीके से ये एक बीमारी आप लोगों को नजर आती है, और इसका कोई क्योर नहीं है। तो अगर कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई क्योर नहीं है, उसको बस संभाला जा सकता है, और वो काफी महंगे इलाज होते हैं ऐसी बीमारियों के। तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता का ध्यान रखे। तो इसी के चलते हाई कोर्ट ने पूछा भाई साहब स्टेट को कि इसके लिए पॉलिसी बनाई कि नहीं बनाई, तो अभी कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि जिनको बीमारी देखने को मिलती है उनका बच्चा तो बिल्कुल कहानी खत्म हो जाती है, और उनके बस के भी नहीं रहता है उसका इलाज करवाना, इतने महंगे महंगे इंजेक्शन लगते हैं। तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जरूरी हो जाता है ऐसी जगह पर यहां पर, ठीक है। तो याद रखना इस बीमारी को रेयर डिजीज की कैटेगरी में रखा गया है, और डॉसन भी बोलते तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिफेंस के बारे में कोई बात करें तो डिफेंस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज है डिफेंस के लिए, डिफेंस एक्सरसाइज के लिए, या कोई इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो न्यूज होती है वो हम लोग यहां पर कवर करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एनडीए सीडीएस के अंदर भी काफी काम आती है ये न्यूज। एक एक्सरसाइज जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी इंडिया और श्रीलंका के अंदर में, डाइविंग एक्सरसाइज देखने को मिली यहां पर, ये इसका नाम था डाइवेक्स। तो डाइवेक्स पूछ ले तो इंडिया और श्रीलंका की ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज देखने को मिली। इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के जो डाइवर्स थे अंडर वाटर मिशन के तहत में काम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने जब देखा था ना, ईरान का जहाज जो डुबा दिया था यूएसए ने उसके ऊपर अटैक कर, तो बहुत सारे डाइवर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी लोगों को बचाने के लिए। तो इंडियन ओशन में इंडिया और श्रीलंका ने सोचा कि यार कोई एक्सरसाइज होनी चाहिए जो कि इस लेवल पर काम कर सके, अंडर वाटर हम लोग चीजों को देख सकें, अगर कोई ऐसा डिजास्टर बनता है तो एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट कर सकें। तो यहां पर सागर मिशन के तहत भी कि भाई इस रीजन में सबका ग्रोथ होगा, मिलकर काम करेंगे। तो पहला होस्ट था इसका श्रीलंका। तो यहां पर जहां पर ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली, तो आगे भी चलकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडियन ओशन में पार्टनरशिप करने की कोशिश करता है इंडिया अलग अलग कंट्री के साथ में अगर कोई भी समस्या होती है, और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि इस रीजन में सबसे बड़े हम ही हैं, तो हमको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। श्रीलंका तो एक छोटा सा कंट्री है, तो जो भी दिक्कत होगी इस ओशन के अंदर में, हमारे देश के नाम पर दुनिया में एक अकेला ओशन है जो कि किसी देश के नाम पर है, तो हमारा ही इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निकल कर आती है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, कोई पूछे किसकी है भाई, डेवलप किसके द्वारा की गई है, तो डीआरडीओ के द्वारा की गई मिसाइल। क्या कर सकती है, एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हमें मार पर कर सकती है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज है। इसको BVRAM यानी कि जहां तक दिखाई ना दे वहां पर भी वार कर दे, यानी कि इंसान जो ना वहां तक नुकसान पहुंचाता है जहां तक तुम देख भी नहीं पाते हो। तो ये इंगेज और डिस्ट्रॉय कर सकती है एनिमी एयरक्राफ्ट को, इवन जो दिखाई भी ना दे रहा हो यहां पर।
तो फाइटर जेट सुकोई के थ्रू या तेजस के थ्रू इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रेंज 120 से लेकर 160 किलोमीटर तक का सुपरसोनिक स्पीड में चलेगी। एक्टिव रडार आप लोगों को देखने को मिलता है और यहां पर ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ये एक आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर एक नेविगेशन जो सिस्टम है इसका तो मिड कोर्स का बताया गया और हाईली मैन्यूवरिंग एयरक्राफ्ट आप लोगों को नजर आते हैं जो टारगेट किए जाते हैं, या फिर आप लोग यहां पर यूएई रहते हैं ना, ड्रोन कहते हैं मानव रहित, तो यहां पर उसके तहत भी यहां पर ये टारगेटिंग कैपेबिलिटी रखती है। तो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है दुश्मनों की नाक में दम करने के लिए ये पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम, और इंडिजिनस है, खुद डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। बाहर की किसी भी मिसाइल के बारे में बस हम लोग इतना पढ़ लेते हैं उसके बारे में कि अच्छा किसकी है, किसके द्वारा बनाई गई है, कई बार मैच करने के लिए आता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मार कर सकते हैं, एयर टू एयर है रसिया की, जिसको R-37 बोला गया है यहाँ पर, तो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारी से तो बहुत ज्यादा वार करेगी, 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक वार कर सकती है, स्पीड भी हमारे वाली से ज्यादा है। तो इसके बारे में ये कुछ बेसिक बात रखना, आर रसिया लगा लेना, 37M ऐसे कनेक्ट कर लेना आप लोग। अच्छा, ये स्टार लगाने वाली न्यूज है एटलस ड्रोन स्वाम सिस्टम। तो ये एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा, जैसे कि एक ही जगह से इकट्ठा एक ही रिमोट कंट्रोल से बहुत सारे ड्रोन उड़ाए जा सकें और यहां पर उनको कंट्रोल भी एक ही जगह से किया जा सके। ये कोई कंट्रोल सिस्टम है, सारे के सारे ड्रोन यहीं से कंट्रोल किए जा रहे हैं, यानी एक ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट की जरूरत होती है, पर यहां पर एक ही पर्टिकुलर सिस्टम से सारे के सारे ड्रोन कंट्रोल किया जा सकते हैं, जैसे एक ही जगह से कई सारी मिसाइल छोड़ दो। तो ये दुनिया में एक ऐसा करने वाला चाइना कंट्री बन गया है, तो यहां पर इसकी वजह से ये न्यूज में है और भारत के लिए वरी का रीजन है। कल को अगर चाइना के साथ में लड़ने की बात आए तो चाइना बहुत ही एडवांस हो चुका है हमसे, तो चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो ग्रुप कोऑपरेशन है उसके द्वारा मोबाइल ड्रोन स्वाम सिस्टम देखने को मिला, जो हाई मोबिलिटी है यहाँ पर 96 ड्रोन एक साथ में, और इनका 5 सेकंड मतलब सोच के देखो, रैपिड डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। 96 ड्रोन 5 मिनट के अंदर में भाई साहब आप लोग डाल सकते हो किसी भी देश के ऊपर में, और यहां पर सामने वाला परेशान हो जाएगा किस किस को मारू किस किस को रोकू यहां पर। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो यहां पर मल्टीपल टारगेट पर सर्विलेंस कर सकते हैं, कहीं भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, और ये किसी भी चीज को भ्रामक तरीके से एक तरीके से लेकर इंप्लीमेंट किया जा सकता है चीजों को सामने वाले को परेशान करने के लिए। तो ये खतरनाक सिस्टम यहां पर इनके द्वारा बनाया गया है, जो कि आने वाले टाइम पर देखने वाली बात है कि कैसे चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। यहां पर बात की जा रही है आईएनएस कल्पेनी। आईएनएस कल्पेनी यहां पर ये फास्ट अटैक क्राफ्ट है इंडियन नेवी के पास में, जो कि हमारे देश के अंदर में कमीशन किया गया था, रिसेंटली अभी न्यूज में आया। कल्पेनी एक आइलैंड है कार निकोबार के पास में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो कार निकोबार खासकर अगर बात करें तो ये बात की जा रही है निकोबार वाले एरिया के बारे में, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना इसको लेकर। यहां पर सॉरी एक सेकेंड, ये कल्पेनी एक पर्टिकुलर आइलैंड है यहाँ पर, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और ये जो आप लोग को आइलैंड देखने को मिलेगा ये है इस साइड में, यानी कि इधर हमारे अंडमान निकोबार है, और यहाँ वाली साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा लक्षद्वीप साइड में यहाँ पर, तो उसके साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कल्पेनी, अंडमान निकोबार की साइड में नहीं है। जो कैटेगरी है वो है क्लास रखी जाती है, किस क्लास का है, तो कार निकोबार क्लास का आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये तो ये बनाया किसके द्वारा गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स कंपनी, जो कि कोलकाता में स्टैब्लिश है। कोस्टल सर्विलेंस मैरीटाइम डिफेंस के लिए काम करेगा, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन तस्करी को रोकने का काम करेगा, इसी के साथ में पोत की तलाशी लेना, जब्ती सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, तो उसमें ये काम करता हुआ नजर आएगा कोस्टल रीजन के लिए। तो इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो ये न्यूज में आया था क्योंकि हमारी साइड से यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया था अभी मालदीव के अंदर में अदू अटोल, जो कि इनका लोकेशन देखने को मिलता है। तो किसके नाम पर है, इसकी वजह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज प्रगति ये काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिली थी जब भारत के द्वारा पार्टनरशिप की गई अलग अलग कंट्रीज के साथ में, जिसमें लाओस, म्यांमार, सिसल, श्रीलंका, भूटान, कंबोडिया, फिलीपीन, मालदीव, मलेशिया, ये आप लोग को यहां पर हमारे देश के अंदर में उमरोई मेघालय के अंदर में एक्सरसाइज नजर आई मल्टीलेटरल लेवल की, और पहला ही संस्करण है इसका, तो इसलिए भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में। तो कल को चलकर पूछे तो इनके साथ मिलकर काम करते हैं, कल को अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग कैसे चीजों को संभाल सकते हैं। तो यहां पर इन देशों के साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइज है यहां पर ये, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, पहला ही संस्करण है, आर्मी की है, कोई बोले नेवी है, एयरफोर्स है, तो आर्मी की एक्सरसाइज है। यहां पर बात करते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर हिस्ट्री का वो पोर्शन जो करंट में आ गया है, तो यहां से क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं। ठीक है, बात की जाएगी एक ऐसे टेंपल के बारे में जिसका नाम है प्रेविहार टेंपल। प्रेविहार टेंपल जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये शिव जी से रिलेटेड टेंपल है, पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत के अंदर में नहीं है, ये थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर देखने को मिलता है, और इसके ऊपर में दोनों लड़ते भी रहते हैं। तो एग्जैक्ट अगर लोकेशन में आप लोगों को बोलूं यहां पर, तो आप लोगों को इस रीजन में देखने को मिलेगा, ये हो गया थाईलैंड और ये हो गया कंबोडिया, तो यहां पर ये आप लोगों को नजर आता है। अगर आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन इसकी देखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर,
ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर थाईलैंड, और यहाँ पर आप लोगों को कंबोडिया देखने को मिल रहा है। तो इनके बॉर्डर पर आप लोगों को नजर आएगा, और ना तो थाईलैंड आप लोगों का यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री है और ना ही कंबोडिया। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था लाओस के बारे में, तो थोड़ा सा आप लोग ऊपर जाओगे तो लाओस आप लोगों को दिखाई देगा। इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये लैंडलॉक कंट्री आप लोगों को नजर आते हैं। तो इन दोनों के बॉर्डर पर ये टेंपल आप लोगों को नजर आता है, प्रे विहार टेंपल। और ये पर्टिकुलर एक माउंटेन रेंज है जिसको यहां पर कहते हैं डांगरेक। तो डांगरेक माउंटेन रेंज कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर लॉर्ड शिवा के लिए फेमस टेंपल, ये खामेर एम्पायर के द्वारा, यानी कि खामेर साम्राज्य के द्वारा ये बनाया गया था। और आगे चलकर यहां पर जो राजा थे जिनका सूर्यवर्मन फर्स्ट और सूर्यवर्मन सेकंड, उन्होंने यहां पर इसको आगे लेकर चले बनाया। और आगे चलकर पहले ये हिंदू टेंपल था, पर बाद में बुद्धिस्ट साइट में कन्वर्ट कर दिया गया। 2008 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट दिया गया। पर कंबोडिया और थाईलैंड आपस में लड़ते हैं, इनके बीच में ट्रीटी भी देखने को मिली थी 1904 में। तो कंबोडिया को दे दिया गया था अधिकार इस टेंपल का। फिर इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया ये केस, वहां पर भी कंबोडिया जीत गया, और टेंपल जो है वो कंबोडिया को बिलोंग करता है अब यहां पर, अगर रूलिंग के हिसाब से बात करें। पर लेकिन फिर भी लड़ाई होती रहती है। पर समस्या क्यों है लड़ाई का? भाई कंबोडिया की साइड से इस टेंपल में जाने का रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता प्रॉपर इसमें थाईलैंड की साइड से देखने को मिलता है। तो इसके चक्कर में दिक्कत निकल कर आती है, जो कि यहां पर समस्या है इस टेंपल को लेकर। तो यहां पर दरवाजा दूसरी साइड में है, तो इसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी बनी रहती है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये कंप्लीट सेशन को आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया कि नहीं किया, तो जरूर बताना। बाकी इसके साथ में आप लोग की मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, तो वो वीडियो भी आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। और ये भी आप लोग अच्छे से एंजॉय करते रहिए, जो कि वीकली वीडियो आप लोग की देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर आप लोग टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाती है, सारी क्लासेस मिल जाती हैं, पीवाईक्यूज देखने को मिल जाते हैं। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, तो फीडबैक जरूर पढ़िए कैसा है, और अपने आप से भी फीडबैक दीजिए, तो आप लोग सपोर्ट करिए चीजों को। एनसीईआरटी वगैरह की क्लासेस भी आप लोग ले सकते हैं, फाउंडेशन अपना बना सकते हैं। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हो, तब तक ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलते हो नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, लाइफ को एंजॉय करो और आगे बढ़ते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।